अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज फातिमा मोहम्मद फ्रॉम करियर माइग्रेशन। आज हमारे साथ सर आतिफ जावेद मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं करियर माइग्रेशन के। आज हम यहाँ पर बैठ के कनाडा सेटलमेंट के हवाले से डिफरेंट ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। सर कैसे हैं आप? जी वालेकुम, कैसी हैं आप मिस फातिमा? जी मैं बिल्कुल खैरियत से। जी मिस फातिमा। सर मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे इस बारे में है कि किसी भी पर्सन को कनाडा पीआर का ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए या फिर स्टडी वीजा को चूज करना चाहिए, आपके इस बारे में क्या है? ये कि जब स्टूडेंट एक पाकिस्तान से पाकिस्तान सिटीजनशिप के साथ अप्लाई कर रहा है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी कोर्स में, किसी फाउंडेशन कोर्स में, मास्टर कोर्स में, पीएचडी कोर्स में, तो उसको लाखों के हिसाब से पे करनी पड़ती है। और जाने से पहले अपनी कुकिंग को बेहतर कर लें थोड़ा सा। इतनी ठंड है, मतलब -3 लाइक -50 भी मैंने देखा, वहाँ पे स्नो स्टॉर्म चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बंदा कोई नहीं मरा। हमारे यहाँ पे जरा सी मौसम की शिद्दत आती है जी, फला बंदे इतने स्ट्रोक, सन स्ट्रोक से मर गए, इतने जो है वो गर्मी की शिद्दत, सर्दी की शिद्दत उससे मर गए, वो बर्फ में फंस के मर गए। ठीक है ना, वहां पे बंदे नहीं मरते ना वहां पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज फातिमा मोहम्मद फ्रॉम करियर माइग्रेशन। आज हमारे साथ सर आतिफ जावेद मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं करियर माइग्रेशन के। आज हम यहाँ पर बैठ के कनाडा सेटलमेंट के हवाले से डिफरेंट ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। हमारे पास बहुत से क्लाइंट आते हैं जो इस पॉइंट को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें कनाडा में स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या हमें कनाडा में इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहिए। उनके मेन कंसर्न्स ये भी होते हैं कि हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने होंगे। तो आज हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि जो कि किसी भी पर्सन के लिए काफ़ी इकोनॉमिकल होते हैं। तो चलिए आज सर आतिफ जावेद साहब से इसके बारे में बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, कैसी हैं आप मिस फातिमा? जी मैं बिल्कुल खैरियत से। जी मिस फातिमा। सर मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे इस बारे में है कि किसी भी पर्सन को कनाडा पीआर का ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए या फिर स्टडी वीजा को चूज करना चाहिए, आपके इस बारे में क्या ख्याल है? आपका सवाल बहुत अच्छा है और इस पे बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है, और चूंकि लोग बहुत से इस सवाल को लेके कंफ्यूज भी हैं, और जब हम कनाडा के स्टडी वीजा की बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, उसकी इनिशियल कॉस्ट किसी भी कंट्री से ज्यादा है। मतलब आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इवन यूएसए, आप जब स्टडी वीजा का कंपैरिजन करते हैं तो स्टडी वीजा कनाडा का इनिशियल एक्सपेंस सबसे ज्यादा है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ब्लॉक काउंट है जिसको जीएसी अकाउंट कहते हैं। अब ब्लॉक काउंट की पहले अमाउंट थी $10,000। ब्लॉक काउंट इज अ लिविंग एक्सपेंस बेसिकली, जो आपने कनाडा को अपफ्रंट देना होता है जाके, राइट? और वो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता वापस मिल जाता है। गो कि आपके पैसे हैं, लेकिन आपको ये पर मंथ मिलते हैं जब आप कनाडा में लैंड कर जाते हैं, राइट? और अब वो अमाउंट जो पहले 10,000 थी, अब वो अमाउंट $20,000 हो गई है। अब $20,000 आपने कनाडा को देना है, ये आपने दे दिया तो आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती है फिर। और इसके अलावा अगर आप साल की फीस पे करें, क्योंकि कनाडा में 2 सेमेस्टर की फीस देनी होती है, SDS स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में अगर आप जाएं तो स्टूडेंट को 2 सेमेस्टर की फीस देनी होती है। लोग रेगुलर प्रोग्राम भी, नॉन एसटीएस जिसे हम कह लें, वो भी चूज करते हैं, लेकिन उसकी वीजा रेशो अच्छी नहीं। तो अगर आप एसटीएस वीजा में जा रहे हैं तो आपको 2 साल आपको $20,000 देना है, जो कि आपका 2 साल का लिविंग एक्सपेंस। और फिर आपने इसके साथ 1 साल की यानी कि 2 सेमेस्टर की फीस देनी है, तो 20,000 वो हो गया। ओवरहेड चार्जेस हो गए 2,000 3,000, तो ऑल टुगेदर इट बिकम्स समथिंग लाइक 42,000 44,000 के अराउंड आपकी अमाउंट बन जाती है। अब अगर आप इसको पीकेआर में कन्वर्ट करें तो ये अमाउंट 90 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाती है, अराउंड 1 करोड़ अमाउंट बन जाती है। तो स्टूडेंट्स को ये, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो इसको फिर वो बेयर करेंगे। इसके बाद भी अगर आप ये वीजा अप्लाई कर देते हैं तो भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो देखे जाएंगे जिससे आपका वीजा अच्छा हो सकता है। इसमें आपका स्टडी गैप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपका आइल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका जो सीजीपीए जो आपने लिया है या आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर तो आपको इस तरफ जाना नहीं चाहिए। अब आपका क्वेश्चन जो आप कह रही है कि वो 1 करोड़ ना लगाए और वो पीआर की तरफ आ जाए, जी बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूं कि अगर तो उसकी एज 30 से नीचे है, राइट, और उसके पास 16 साल या 18 साल की एजुकेशन है, इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको
इमिग्रेशन की तरफ जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इमिग्रेशन उसकी इतने पैसों में नहीं होगी, वो इससे मैं समझता हूं कि अगर वो सारी चीजें उसकी प्रोफाइल अच्छी है तो नॉट मोर देन 15 लाख, 10 to 15 लाख उसका खर्चा आएगा, इससे ज्यादा खर्चा नहीं आएगा आपका। मैं उसको खर्चे को भी बता देता हूँ, मतलब आपका जी, आपकी क्वेश्चन है कि कॉस्ट की बात करूं, अगर मैं जनरली कॉस्ट की बात करूं तो 340 कैड आपके वेस्ट के हैं जाने हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, इसको हम पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कैसे भेजते हैं। उसके बाद आपने जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेशन देनी है, उसको कोई पैसा नहीं है। आइल्स करना है उससे पहले उसके तकरीबन 63,000 65,000 आप जब ऑनलाइन पे करते हैं उसके वो पैसे हैं, वो पाकिस्तानी रुपीस में है। इसके अलावा आपने जब फाइल बना दी, सब कुछ बना दी, कोई पैसा नहीं है उसका। मैं कंसल्टेंसी के अलावा की बात कर रहा हूँ आपको, अगर आप खुद से केस करते हैं तो आपकी क्या खर्चा आ रहा होता है। सो जब आपको नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कनाडा की तरफ से, अब वो नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट वो आता है आपको प्रोविंस की तरफ से। तो कनाडा में जो विदाउट जॉब ऑफर अगर आप मैं बात करूं, जो लोग जा रहे होते हैं वो 3 प्रोविंस हैं। अल्बर्टा में अगर आपकी फैमिली रहती है और आपने जॉब इन डिमांड में डाला हुआ है केस, ठीक है, और आपने सिस्केचुअन में अप्लाई किया हुआ है विदाउट जॉब ऑफर भी, वहां पे जॉब इन डिमांड में चले जाते हैं, या आपने ओंटारियो की ह्यूमन कैपिटल स्कीम में केस डाला हुआ है जहां पे आपके टेक और हेल्थ के ऑक्यूपेशन जो है वो लिए जाते हैं। तो आपने अगर अपना केस इसमें डाला है तो अल्बर्टा 500 ले रहा है, ओंटारियो 1500 ले रहा है, इसी तरह से कमोबेश आपकी SINP के का बन जाता है, उसकी फी बन जाती है। तो ये पैसे नॉट मोर देन 3 to 4 लाख, अगर मैं PNP के राउट से बात करूं, अगर आपको नॉमिनेशन आ रही है। उसके बाद जब आपको ITA आता है तो आपको $1450, $1450 आपने कनाडा को देना है, जो कि उसकी रेजिडेंसी फी है, उसकी बायोमेट्रिक है, वीजा फी है। तो आप इस सब को जब कैलकुलेट करते हैं 450 और वहां मतलब 14 and 50 जो आपने कैलकुलेट किया, तो ये कमो बेश 1 मिलियन के करीब आपकी टोटल अमाउंट बन जाती है अगर आप सिंगल हैं, या इससे भी लेस देन आपकी अमाउंट बनती है अगर आप सिंगल हैं। तो आप मुझे बताएं कि जब आप इसको कंपैरिजन करें, आप डायरेक्ट PR जा सकते हैं, और बजाय इसके डायरेक्ट PR जाने के आप कहते हैं कि मैंने मास्टर्स करना है। मास्टर्स करके आप पहले 2 साल वो फीसें भरें, फिर उसके बाद आप वर्क परमिट लें 3 इयर्स का, और 5 साल बाद आप PR की तरफ जाएं। तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड चॉइस एट ऑल जब आप इसको स्टडी वीजा को और कनाडा इमिग्रेशन को कंपैरिजन करें। फॉर दोज whose age is less than 30, they have 16 or 18 year education, or they have good language skills. ऑलराइट, ये चीज़ तो यहाँ तक क्लियर होगी। अब मेरा सर आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आपने बताया कि पीआर के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा और इसमें हमारे जो एक्सपेंस है वो भी बहुत कम है, ये किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी आम लेमैन इंसान के लिए बहुत इकोनॉमिकल चीज़ें हैं। तो फिर स्टूडेंट्स बार-बार स्टडी वीज़ा की तरफ क्यों जाते हैं? मुझे ये लगता है कि शायद उनमें पेशेंस लेवल बहुत कम होता है। क्या वो बहुत जल्दी चाहते हैं कि उन्हें उन्हें वो स्टूडेंट्स ये अज्यूम करते हैं कि अगर हम स्टडी वीज़ा अप्लाई करेंगे तो शायद हमारा काम जल्दी हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड उन्हें ये लगता है कि अगर हम पीआर की तरफ जाएँगे तो शायद इसमें 8 महीने 12 महीने का टाइम लग सकता है। क्या आप ये बताएँगे कि ऐसी वो क्या चीज़ है जिसकी वज़ह से स्टूडेंट्स के पास अवेयरनेस नहीं है? क्या इस वज़ह से वो स्टडी वीज़ा की तरफ जाते हैं? या फिर क्या इसके फैक्टर्स हैं, ये आप ही बता सकते हैं? देखिए, आपने उसका आंसर ढके छुपे अल्फाज में खुद ही कह दिया है, और जी वो सर। है पेशेंस। बेसिकली मैं समझता हूँ कि लोगों के पास पेशेंस नहीं है, और पेशेंस ना होने की अगर हम रीजन देखें तो वो पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली वो सिचुएशन ऐसी है जिसपे लोगों को अनसर्टनिटी है, वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं, उनके अंदर सेंस ऑफ फियर है, मतलब ये सारे डाउट्स हैं जो लोगों को कहते हैं कि हम जल्दी 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 निकल जाएं। तो जो लोग जल्दी जल्दी जाना चाहते हैं, वो स्टडी की इनटेक हो रही होती है, जनवरी की इनटेक है, सितंबर की इनटेक है, समर इनटेक भी छोटी इनटेक एक आती है, तो लोग कहते हैं कि हम एकेडमिक आइल्स करें, छोटा सा आइल्स भी उसके लिए चाहिए, 6.57 तक हम आइल्स भी ले सकते हैं, तो हम जल्दी पैसे लगा के निकलते हैं। जबकि इन कंपैरिजन टू स्टडी वीजा अगर मैं बात करूं इमिग्रेशन की, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है।
मैं हमेशा ही कहता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि अगर आपने इमिग्रेशन का केस करना है तो पेशेंस रखें इसके लिए, क्योंकि ये इसका एक प्रोसेस है, इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, और जब हम चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे होते हैं इट टेक्स टाइम। तो एटलीस्ट अपने जेहन में 6 to 12 मंथ का या 1 ईयर का एक स्पैन अपने जेहन में रखें जब आप अपना इमिग्रेशन का केस स्टार्ट करते हैं, तो एवरीथिंग गो स्मूथ, तो 1 ईयर में आपका केस ओके हो जाता है। तो सिर्फ एक ही रीजन है जो लोगों को पुश करती है, वो लोग कहते हैं कि हम जल्दी चले जाएं, एक चीज। दूसरी, वो इतना लंबा वेट नहीं कर सकते ना, बस वो एक वो लैक ऑफ पेशेंस की बात है और कुछ भी नहीं। ओके, और अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आते हैं तो उनका एक और बहुत मेजर क्वेश्चन होता है अबाउट वीजा रिजेक्शन। हम्म क्या इमिग्रेशन में वीजा रिजेक्ट होने के कितने परसेंट चांसेस होते हैं, हम्म और स्टडी वीजाज के जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं, हम्म। तो इस सिचुएशन में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगेन मैं ये कहूंगा कि जब आपके पॉइंट्स पूरे हैं, आपको ड्रॉ में आपका नाम आया है, और आपकी वेरिफिकेशन हुई है, आपकी सब चीजें ठीक हैं, और आप पूल में आपको आपको अ, आपका नाम आ गया, आपको सेलेक्ट कर लिया गया है, आपको आईटीए इशू हो गया है, या उससे पहले आपका जो नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो आ गया है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें अगर सारी चीजें ठीक है आपकी, तो उसमें विजिट रिजेक्शन नहीं होनी, उसकी कोई रिफ्यूजल नहीं है बेसिकली, और राइट। हाँ, उसका अगर आपने कोई अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा नॉक ले लिया है जो जॉब इन डिमांड नहीं है, और वो उस कैटेगरी में ड्रॉ नहीं आ रहे, तो फिर आप बैठे रहेंगे, राइट। इसमें वीजा रिजेक्शन नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगा दिया है, या आपने कनाडा को कोई ऐसी चीज, जब आप एक्सप्रेस एंट्री की फाइल बना रहे थे, कोई ऐसी चीज बता दी है जिसको बाद में आप प्रूफ नहीं कर पा रहे, उसका प्रूफ नहीं दे पा रहे, तो फिर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर हम स्टडी वीजा की बात करें, तो जैसे मैंने बताया कि 1 करोड़ रुपया लगाया, 1 करोड़ रुपया लगाने के बाद भी आप श्योर नहीं है कि आपका वीजा लगेगा, क्योंकि वीजा ऑफिसर सोच ही रहा है कि ये वापस नहीं जाएगा। हालांकि ऐसा, ये बड़ा एक पैराडॉक्स है, आप कहते हैं कि आप उसमें बता रहे होते हैं कि वापस से आप आएंगे अपने मुल्क के लिए, अपने लिए आपका बड़ा एक अच्छा फ्यूचर आप बना पाएंगे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई वापस आए, कोई 1% होगा कोई पढ़ के जब वापस आ जाए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही और वीजा ऑफिसर को पता होता है, लेकिन आपने अपनी इन राइटिंग, आप जब अपना एक सबमिशन प्लान देते हैं, तो उसमें आप उसको इंश्योर करते हैं कि आप ये पढ़ने के बाद वापस आएंगे, ठीक है। तो ऑफिसर ये समझ रहा है कि आपने जब ये वीजा लिया है, तो आपने मूव करना है आगे इमिग्रेशन के लिए, तो आपके वीजा रिजेक्शन है। हाँ, वीजा रिजेक्शन उसकी नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कि जिसका एकेडमिक आइल्स भी बहुत अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल 6 वाला भी, 5.5 वाला भी अप्लाई कर सकता है, वीजा फॉर्मेशन मिल गया वो अप्लाई कर देगा। लेकिन जिसकी वीजा रेशो अच्छी होती है स्टडी वीजा में, वो एटलीस्ट 7.5 उसका स्कोर होता है, उसका पिछला एकेडमिक करियर बहुत अच्छा होता है, उसका स्टडी गैप इतना अच्छा नहीं होता, उसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, तो वो एक जेन्युइन स्टूडेंट है। और उस जेन्युइन स्टूडेंट को वीजा ऑफिसर भी समझ रहा होता है कि अगर ये फॉर एग्जाम्पल ना भी जाए, और उसने 1 करोड़ का पे भी कर दिया, मतलब उसने $20,000 उसने पे कर दिए अपने लिविंग एक्सपेंस के, उसने एक अच्छी खासी फीस ही भरती है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया है, बैकग्राउंड भी अच्छा है, तो एक बड़ी अच्छी चॉइस है, उसका वीजा अच्छा है, स्टडी वीजा। सर, ये चीजें तो आपने बता दी हमें कॉस्ट के बारे में। अभी क्या प्लीज आप मुझे पीआर के बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे कि अगर हम पीआर की तरफ जा रहे हैं, हम इतना लंबा वेट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ स्टडी वीजा, तो हमें उसके लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं? देखिए, इसके शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स भी हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है। राइट। अगर हम पीआर की तरफ देखें, कैनेडियन पीआर की तरफ, तो जब आप पीआर हो जाते हैं और वहां के रेजिडेंट हो जाते हैं, तो आपको वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो एक सिटीजन के बेनिफिट होते हैं, एक सिटीजनशिप के बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल, अगर आप आ गए हैं, आपको आप लैंड हुए हैं, आपका पीआर कार्ड आपके घर आया है, आप 3 मंथ्स पूरे हुए हैं, आपका हेल्थ कार्ड बन जाता है। राइट। हेल्थ कार्ड बन जाता है, वो तो खैर इमरान खान ने भी यहाँ दिया था हमें हेल्थ कार्ड, वो एक अलग इशू है। हेल्थ कार्ड वहां बन जाता है, और उस हेल्थ कार्ड पे आपको सारी आपके मेडिकल ट्रीटमेंट आपका फ्री होता है। मेडिसिन आपने बाय करनी होती है, सर्टन लिमिट्स होती हैं कि आप वो भी मिल जाती हैं आपको, लेकिन आपको मेडिसिन खुद लेनी होती है, लेकिन आपकी जो बाकी जितने भी आपका हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी फ्री होती हैं। डेंटिस्ट नहीं होता, वो कोई कोई आपको ऑफर करता है, गवर्नमेंट आपको वो डेंटिस्ट वाली सर्विस नहीं देती, राइट। ऑलराइट। अच्छा, इसके अलावा आपके अगर बच्चे हैं, तो बच्चों की फ्री एजुकेशन है।
ये राइट। तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। बेनिफिट है, आपका फ्री एजुकेशन है और वहाँ की एजुकेशन इज द फर्स्ट क्लास एजुकेशन जो आप बच्चे ले रहे हैं आपके। फिर एक बेनिफिट ये है कि आपको आपके बच्चे जो हैं वो अगर आपकी एक सर्टन स्लैब है, उनकी इनकम की स्लैब्स होती हैं, उस स्लैब से इनकम कम है और बहुत से लोग वो कम ही रखवाते हैं अपनी, तो आपको आपके चाइल्ड बेनिफिट मिलते हैं। मतलब आपके बच्चे को 600 समथिंग डॉलर जो है वो आपको फी चाइल्ड आपको मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर 3-4 बच्चे हैं आपके तो आपके रिहाइश का मसला तो वहीं से हल हो जाता है, राइट। और इसका बेनिफिट ये है कि जब आप ये इमिग्रेशन लेते हैं तो सबसे अच्छा बेनिफिट इसका ये है कि विद इन 3 years, यानी कि आप आउट ऑफ 5 3 years अगर आप कनाडा में रहते हैं तो आप सिटीजनशिप आप ले लेते हैं। और सिटीजनशिप इससे ज्यादा क्विक, इससे फास्ट नहीं मिलती कहीं पे। और अगर आप जब सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपके लिए पूरी दुनिया के ममालिक, बड़े ममालिक जितने भी हैं, मतलब ऑलमोस्ट सब वो आपके लिए ओपन हो जाते हैं, आपको वीजा फ्री कंट्रीज हो जाती हैं, राइट। और इससे पहले जब आप पीआर होते हैं तो पीआर भी अगर आप कनाडा के हो तो हर मुल्क आपको वीजा दे देता है, वो वीजा जाने के लिए लेने के लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और फिर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स। आपको शुरू में हर्डल जरूर आती हैं, आपको जो 6 माह साल का स्पैन है उसमें आप चीजों को समझते हैं, लेकिन जब आपकी पीआर हो जाती है, आपकी सिटीजनशिप हो जाती है, आप एक अच्छा टाइम गुजार लेते हैं और आप थोड़ा सा आपका माइंड चलता है। व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग विद योर ऑल स्मार्टनेस, तो आप बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। उन बेनिफिट्स के अंदर आप बिजनेस कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, आप यूएस आपके पास साथ बैठा हुआ है, आप यूएस के साथ कोई ट्रेड कर सकते हैं, आप वर्ल्ड ट्रेड कर सकते हैं। आपके अगर आईटी के साथ रिलेटेड है, आपका प्रोफेशन है, तो आईटी का बिजनेस आपको पता है कि ये ग्रोइंग बिजनेस है, इससे बेटर तो कोई चीज कोई नहीं है, तो आपकी बहुत डिमांड है, वो कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपका पीस ऑफ माइंड है, आपको ये नहीं टेंशन के आपने कल खाएंगे कहाँ से, ठीक है। आप उस सिस्टम में आप फिट हो गए हैं, आप सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं, अब आप चल रहे हैं, आपकी लाइफ चल रही है, एक स्टैंडर्ड लाइफ चल रही है आपकी। तो दीज आर द बेनिफिट्स बेसिकली, जो आपने पीस ऑफ माइंड के साथ जिंदगी जीनी होती है, वो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। ऑलराइट, तो सर यहाँ पर मेरा एक मेजर क्वेश्चन ये है कि चूंकि हम लोगों को ये एडवाइस करते हैं कि आपको स्टूडेंट वीजा की बजाय इमिग्रेशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको लेस कॉस्ट है और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत लॉन्ग ज्यादा टर्म है, है, हाँ, लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म तो यहाँ बेनिफिट। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब स्टूडेंट एक पाकिस्तान से पाकिस्तान सिटीजनशिप के साथ अप्लाई कर रहा है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी कोर्स में, किसी फाउंडेशन कोर्स में, मास्टर कोर्स में, पीएचडी कोर्स में, तो उसको लाखों के हिसाब से फी पे करनी पड़ती है। तो व्हाट इफ अगर हम पीआर के थ्रू जा रहे हैं और वहां पर हम 2-4 महीने की सेटलमेंट के बाद किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो क्या उसमें भी फीसिस की रेशियो वही होगी जो एज अ पाकिस्तानी आप जी, अप्लाई ये कर रहे हैं, या कैनेडियन बहुत बेस्ड बहुत पे अच्छा आप कर क्वेश्चन रहे किया, ये भी एक बेनिफिट है। मैं ये बेनिफिट बताना भूल गया था उसमें। आप एज ए पीआर जाते हैं, हैं? ओके। जब आप पीआर जाते हैं और आप 1 साल वहां गुजारते हैं और अपना टैक्स पे करते हैं, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को अच्छा मेंटेन रखते हैं, तो आप कनाडा से ऑसेप ले सकते हैं। ऑसेप कनाडा आपको फंड करता है, वो आपको लोन देता है स्टडी का, और वो इतना ज्यादा होता है कि आप उससे फी भी पे करते हैं, आप उससे जो है रिहाइश भी रख लेते हैं और खाते पीते भी हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स गए हैं, 18 ईयर एजुकेशन है आपकी, और आपने पीएचडी करनी है, तो आपके पास ऑब्वियसली थीसिस वगैरह का आपने लिखा होगा, अच्छा प्रपोजल लिखा होगा, तो वो आप प्रपोजल उसके बाद दें। अगर आपको वहां से फंड, और इससे आपकी अच्छी फंडिंग भी हो सकती है, मतलब आपको यूनिवर्सिटी भी फंड कर सकती है, राइट, क्योंकि आप ऑलरेडी इनसाइड इनसाइड कनाडा बैठे हैं और आप कोर साइंसेस में हैं, आप एक अच्छा एडिशन कर रहे हैं उनकी रिसर्च के अंदर, तो आपको फंडिंग भी मिल सकती है, आपको पीएचडी में इजीली स्पेस मिल सकती है। और अगर आप पीएचडी में नहीं है, आप ग्रेजुएशन पे थे और आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं, तो मास्टर्स के लिए वहां पे ऑफसेट्स है, बर्सरीज है, आपको फंडिंग है, वो सारी चीजें आपको मिलती हैं वहां पे। तो और अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी प्राइवेट कॉलेज में हैं और आप चाहते हैं कि मैंने वो फीस नहीं, फंडिंग नहीं मिली आपको, फॉर एग्जाम्पल आपको फंडिंग नहीं मिली आपको, तो आप वो फीस पे करेंगे जो वहां के सिटीजन की फी है, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस पे नहीं करेंगे। आपके बच्चे हैं वो 18 ईयर्स के हो गए हैं वहां पे, अब उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है, तो उस यूनिवर्सिटी में जब वो ग्रेजुएशन के में दाखिला लेते हैं,
तो इंटरनेशनल वाली फीस पे नहीं कर रहे होते, वो अगर 20,000 है तो वो 2-3 हजार पे कर रहे होते हैं। Okay. ठीक है, तो दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट। अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं और वहाँ रहते हैं और 18 ईयर्स तक वैसे एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है, पैसे गवर्नमेंट दे रही है, 18 ईयर्स के बाद आपका बच्चा यूनिवर्सिटी जा रहा है, यूनिवर्सिटी जाता है तो वो गवर्नमेंट से पैसे ले लेता है। तो ये बेनिफिट्स हैं पीआर को अगर आप स्टडी के हवाले से देखें। वेल, तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ जो पूछना चाहती हूँ कि अगर एक कपल क्या है वहाँ पर उनके 2 बच्चे हैं और उनको स्टार्ट में सेटलमेंट के हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है और क्या दोनों एट अ टाइम किस किस्म की जो जॉब्स हैं जो वो ऑब्टेन कर सकते हैं और थोड़ा बहुत अपने लिविंग एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं? अगर उनके पास कोई स्किल नहीं है, मैं ये चीज़ ऐड करना चाहती हूँ क्योंकि जिनके पास स्किल्स होती हैं उन सबके बारे में हम सबको पता है कि आईटी प्रोफेशनल है, डॉक्टर है या किसी के पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, तो उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब कोई एक फीमेल ऐसी है जिनके पास कोई स्किल नहीं है और उनकी एजुकेशन भी बिल्कुल नॉर्मल सी है, सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो भी आर्ट्स के अंदर किया हुआ है, तो वो अपने लिविंग एक्सपेंसेस को या अपने पार्टनर का की हेल्प करने के लिए वो किस किस्म की जॉब कर सकती है और उसमें क्या चांसेस हैं उसमें उसको वो जॉब मिलने के? देखिए, कुछ चीजें टफ हैं। आपने जो बात की है उसके पास स्किल नहीं है। पहली बात तो क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि स्किल नहीं है तो हो गई कैसे? वो अपने हस्बैंड के हाँ, उनके चलिए हम इमिग्रेशन इसको हमने मजीद आपने एक्सप्लेन कर दिया। जी अगर तो हम इमिग्रेशन का यही तो हम बेनिफिट है। हाँ बिल्कुल आपका स्पाउस भी जा सकते हैं, आपके बच्चे भी जा सकते हैं। अब इमिग्रेशन हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, हम उस तरफ नहीं जाते, वो बड़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी कि लोग एक स्किल भी नहीं है तो कैसे पहुंच गए। जी, जी, इमिग्रेशन तो वो चीज़ है जिसमें 1 गेट 3 या वो 1 गेट 3 4 5 3 यस। हाँ, आपकी जो स्पाउस हैं उनके पास स्किल नहीं है, वो क्या करेंगी? तो ऑब्वियसली शुरू में तो वो सर्वाइवल जॉब करेंगी आपको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, मैंने और जॉब्स करनी पड़ेंगी ना। अगर वो फीमेल की बात, अगर पर्टिकुलर फीमेल की बात करूँ, वो अच्छी कुक है तो वो मतलब वहाँ पे फूड डिलीवरी का काम बहुत आता है, तो वो घर में खाना बनाया, जैसे यहाँ पे फूड पांडा पे घरों में लोग औरतें काम कर रही हैं, फूड पांडा वाले आते हैं वो लेके चले जाते हैं, वहाँ भी वैसे ही होता है। और कोई कोई मिलती है वैसे वहाँ पे जिसके खाने अच्छे होते हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए ना। फिर मैंने घर में बनाना शुरू कर दिया। तो बहरहाल जो तो आप बात करें अनस्किल्ड लोगों की जिनके पास स्किल नहीं है और वो सर्वाइवल जॉब करते हैं, उनको टाइम लगता है। उसको वहां पे कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट करना पड़ेगा, उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, देन वो वहां पे किसी वाइट कॉलर जॉब में जाएंगी। तो वाइट कॉलर जॉब में जाने के लिए आपको कनाडा में कोई ना कोई लाइसेंस लेना होता है, कोई सर्टिफिकेशन करनी होती है, वहां पढ़ना होता है। ये एक थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट चीज है कि कनाडा अपने से बाहर, मुल्क से बाहर की जितनी भी कोई एजुकेशन करके आ जाए, वो उसको उस तरह एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि पहले यहाँ आओ, यहाँ पे पढ़ो, ये फलां डिप्लोमा करो, ये फलां सर्टिफिकेशन करो, फिर इसका लाइसेंस लो और फिर काम करो। विच इज अ फेयर थिंग कि एक बंदा कोई काम कर रहा है तो उसके लिए सर्टिफाइड है, वो लाइसेंस होल्डर है, तो वो उस बंदे से बहुत अच्छा काम करेगा जो जिसके पास ये चीजें नहीं है, जो सीख के नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग के हवाले से ले लेते हैं, वहां पर टीचर आप टीचिंग कर ही नहीं सकते अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है। हमारे यहाँ पे आप देख लें, मशरूमिंग हो रही है टीचरों की, जिसको कोई काम नहीं मिलता वो टीचिंग शुरू कर देता है। तो इसी वजह से वो लोग हमसे टीचिंग में भी, मतलब एजुकेशन में और इन चीज़ों में बहुत आगे हैं। सो अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस एक्सपीरियंस कि आपको वहाँ पर बहुत मुश्किल से कोई अच्छा खाना यानी कि एक देसी खाना मिलता था, जी, तो उसमें हमारे जो व्यूअर्स देखते हैं जो खवातीन जा रही हैं अपने स्पाउस के साथ, वो जाने से पहले कुकिंग, वो जाने से पहले अपनी कुकिंग को बेहतर कर लें थोड़ा सा। जी वो हाँ, जाने और भी चीज़ें हैं, ब्यूटिशियंस हैं और वो एज ए ब्यूटिशियन वर्क कर सकती हैं, वो अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती हैं। वो अगर लेडीज की बात करूं तो लेडीज जो हैं वो कुक अच्छी बन सकती हैं, शेफ अच्छी बन सकती हैं। हाँ, और और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब लेडीज के रिलेटेड काम है वो कर सकती हैं, वो इंडोर भी कर सकती हैं, बहुत अच्छा कर सकती हैं। तो लेकिन अगर आप मेल की बात करें, अगर फीमेल ले गई है, फीमेल मेन एप्लीकेंट थी और उसके पास स्किल्स थी, तो मेल जो साथ जा रहा है उसके पास स्किल नहीं है, तो वो मैंने लोगों को वहां पे उबर करते, टैक्सी करते, वहां पे
फूड डिलीवरीज करते देखा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग वहां से कोई डिप्लोमा करते हैं, जो जॉब इन डिमांड होता है, जैसे हेल्थ केयर में जाके वहां पे सर्टिफिकेशन हो रही है, हेल्थ केयर के अंदर डिप्लोमा करते हैं तो उनको अच्छी अच्छी अर्निंग वाली जॉब मिल जाती है। तो ये आपने चॉइस लेनी है अपनी, आपने सर्च करना है खुद से, और ये पर्सन टू पर्सन थोड़ा वेरी भी करता है, राइट। सो अब हम एक मेजर इशू की तरफ आते हैं जो कि तमाम पाकिस्तानी इसके बारे में बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि कनाडा का वेदर बहुत इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि बिना पाकिस्तानी हम अच्छा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। नहीं नहीं, ये मेरा लास्ट नहीं है, मैं इसके बाद होती है बहुत सारे सवाल। अब वो वाले क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, हमारी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, व्यूअर्स कहेंगे कि सारी सारी बातें हमने एक ही वीडियो में बता दी तो फिर अगली वीडियो देखेंगे नहीं, वो श्योर, उसका वेट करेंगे हमारी वीडियो का ना, तो आपने वेट करना है। लास्ट क्वेश्चन मैं इसका आंसर करने जा रहा हूँ, वो ये है कि वेदर, तो जो लोग तो एलर्जिक हैं ठंड से, तो वो सोच लें ये चैलेंज है। कनाडा का सबसे बड़ा चैलेंज जो है आपको जाके वो ठंड है, अगर आप ठंड में रह सकते हैं ये चैलेंज फेस करके तो हर चैलेंज फेस कर जाएंगे आप वहाँ पे, ठीक है। मतलब इतना बड़ा चैलेंज ये चैलेंज है, ये मैं ये कहूँ कि वहां पे चैलेंज नहीं, चैलेंज है, लेकिन मैंने एक और चीज है, मतलब ना इतनी ठंड है, मतलब माइनस फील लाइक -50 भी मैंने देखा है वहां पे, स्नो स्टॉर्म चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बंदा कोई नहीं मरा। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जरा सी मौसम की शिद्दत आती है जी, फलां बंदे इतने स्ट्रोक सन स्ट्रोक से मर गए, इतने जो है वो गर्मी की शिद्दत सर्दी की शिद्दत से मर गए, वो बर्फ में फंस के मर गए, ठीक है ना। वहां पे बंदे नहीं मरते ना, वहां पे अगर कोई मरता है तो वो उसने ड्रग्स ली हैं, वो ड्रग्स लेता है, वो कहीं सड़क पे कोलैप्स कर गया है तो वो फ्रोजन टू डेथ हो जाएगा। अदरवाइज वहां पे सिस्टम एक ऐसा है कि आप घर में, आप सेंट्रली हीटेड है, आपकी गाड़ी सेंट्रली गाड़ी भी हीटेड है, सॉरी, गाड़ी भी हीटेड है, आप जहाँ जा रहे हैं, जिस दुकान पे, जिस मकान में, जिस बिल्डिंग में, जिस ऑफिस में, वो सब के सब सेंट्रली हीटेड है। आप मॉल पे जाते हैं, आप किसी स्टोर पे छोटे से लेके और आप वॉलमार्ट के बड़े से स्टोर में जाएं, वहां पे हर चीज जो है वो आपकी सेंट्रली हीटेड है, और लोगों को वहां का एक लाइफ स्टाइल है, वो फिर आप वो लाइफ स्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं, तो फिर आपको कोई ऐसा इशू नहीं हो सकता। तो ये बेनिफिट्स हैं, ये कॉस्ट है, ये कंपैरिजन है, आप अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं तो और आप समझते हैं कि आप एक अच्छे काबिल इंसान हैं और आपकी जो मैंने आपको बताई चीज़ें आप उस पर फॉल करते हैं, तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें और हम आपको हर तरह से असिस्ट करने के लिए तैयार हैं। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आज के इंटरव्यू हम यहीं पर एंड करते हैं और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में उसको लाजमी हमें बताएं, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो तैयार कर देते हैं। थैंक यू सो मच।